उत्तर भारत की महाभारत द भारत टाइम्स के साथ। 1.5 वर्ष से आप लोगों ने काल कोठरी के अंदर डाल रखा है। आज तक आप न्यायालय के अंदर उसका दोष साबित नहीं कर पाए। आप आज तक ये नहीं तय कर पाए चार्जशीट आरोपी किन धाराओं में पुलिस ने बना रखा है, क्या उसका अपराध है, ये आप लोग तय नहीं कर पाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। अपनी पत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, उन्हें फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दिया गया। उनका मकान ढा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो सलमा थे, और ये कह के उन्हें भेजा गया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि भाई आप जाइए एमएलसी बनिए, फिर मंत्री बनिए, आप होम मिनिस्ट्री संभालेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके नाम के पीछे जो सलमा डेजिग्नेशन थी वो नहीं भाई, और वहाँ प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। उन्हें संगठन का ऊपर एक आईएएस जो प्रधानमंत्री के कहीं ना कुछ ब्राह्मण समाज अपनी योजना बना। ब्राह्मण समाज के नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव में जनता आने वाले वक्त में क्या करने जा रही है, ये जानने की कोशिश हम बार बार कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशी और नेता क्या करने जा रहे हैं, इसका भी पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग है जिसकी राय जानना बेहद जरूरी है, वो है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग इस बार किसके साथ खड़ा है, वो इस चुनाव में किसको वोट देने जा रहा है और सत्ता का परिवर्तन किस तरफ होने जा रहा है, यह आज हम जानेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा से। पंडित आशु शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और व्यापार मंडल का बड़ा भार इनके पास है। कई जिलों तक इनकी बड़ी टीम है। अगर व्यापारियों का समर्थन किसी पार्टी के साथ रहेगा तो उस पार्टी को फायदा भी होगा और जिसके साथ नहीं रहेगा उसे नुकसान भी होगा। आइए बात करते हैं आशु जी से। आशु जी, सबसे पहला सवाल, बतौर ब्राह्मण आप पंडित हैं, पंडित आशु शर्मा ब्राह्मण समाज को इस चुनाव में कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण हमारे साथ है, उनके साथ जा रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कह रही है कि नहीं हमारे साथ है ब्राह्मण, उनके साथ जा रहे हैं? चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो मैं द भारत टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस चुनावी मौसम में उन लोगों ने व्यापारी वर्ग की भी सुध लेने का प्रयास किया, उनकी भी राय जानने का प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा, मेरा जो मानना है, जहाँ तक आपने ब्राह्मण समाज की बात करी, उसके अंदर मेरा ये मानना है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ब्राह्मण समाज जो एक बहुत ही स्वाभिमानी समाज कहा जाता है और समाज की दशा और दिशा तय करने का काम करता है, उस समाज के साथ कहीं ना कुछ तो मान सम्मान गिराने वाली घटनाएं हुई हैं। अब अगर हाल फिलहाल की घटनाओं पे ही आप अगर नजर डालेंगे तो कानपुर के अंदर एक बिकारू कांड हुआ। उसके अंदर जो दुबे जी थे वो अपराधी थे, ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार किया। उनका कहीं से कहीं तक किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति ने कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया। जो उनके कारनामे थे उनके अनुसार पुलिस ने उन्हें अंजाम तक पहुंचाया, उसकी हम लोगों ने सराहना भी की। लेकिन इसी के साथ साथ एक खुशी दुबे नाम की एक कन्या, एक बालिका, एक बच्ची, जिसकी शादी मात्र 2 दिन पहले हुई, बिल्कुल, और उस बच्चे को पिछले लगभग 1.5 वर्ष से आप लोगों ने काल कोठरी के अंदर डाल रखा है। आज तक आप न्यायालय के अंदर उसका दोष साबित नहीं कर पाए। आप आज तक ये नहीं तय कर पाए, चार्जशीट पुलिस नहीं लगा पाई, उसे आरोपी किन धाराओं में पुलिस ने बना रखा है, क्या उसका अपराध है, ये आप लोग तय नहीं कर पाए। और ऐसे अन्य बहुत सारे मामले हैं। चाहे आप भदोही के एक एमएलसी हैं विजय मिश्रा, उनका नाम ले लो, जिला पंचायत के चुनाव में मात्र इसलिए कि वो ब्राह्मण थे, मात्र इसलिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, अपनी पत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, उन्हें फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दिया गया, उनका मकान ढा दिया गया। क्या मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के अपराधी नहीं है? जिस बिरादरी से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो ये रोष है समाज के अंदर, और जो रोष है वो लोकतंत्र के अंदर वोट के आधार पर निकाला जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि पूर्वांचल हो या हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, यहाँ का जो ब्राह्मण समाज है कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग मान रहा है। और माननीय योगी जी का जो सीधे सीधे ब्राह्मणों के प्रति चीजें हैं, आप एक बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि एक अधिकारी जो पीएमओ से आए, रिटायर्ड होकर आईएएस अधिकारी,
एक है सलमा, सिर्फ इसलिए कि वो सलमा थे, और ये कह के उन्हें भेजा गया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि भाई आप जाइए एमएलसी बनिए, फिर मंत्री बनिए, आप होम मिनिस्ट्री संभालेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके नाम के पीछे जो सलमा डेजिग्नेशन थी वो नहीं भाई, और वहां प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। उन्हें संगठन का एक आईएएस जो प्रधानमंत्री के कार्यालय का मुख्य सचिव हो और वो यहाँ प्रदेश के उपाध्यक्ष बने घूम गए, तो ये कहीं ना कहीं समाज का अपमान है। और ब्राह्मण समाज स्वाभिमानी समाज है। मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण समाज अपने अपमान का घुट पिएगा आसानी से। चाणक्य की चलन पे चलने वाला समाज है, और अब क्या होता है तो भविष्य काल में है, 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्राह्मण समाज अपनी योजना बना चुका। ठीक है, ब्राह्मणों का आपने जिक्र कर दिया, मैं व्यापारियों की बात करूंगा। पिछले 2 साल में व्यापारी परेशान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, सर्वविदित है, सब जानते हैं कि व्यापारियों ने हर तरह की परेशानियों को झेला, उसके बाद भी सरकार के साथ, सिस्टम के साथ खड़ा रहा। क्या व्यापारी भी बदलाव की पोजीशन में है, या फिर व्यापारी असमंजस वाली स्थिति में है कि जाएं तो जाएं, किसके साथ जाएं? एक तरफ गुंडागर्दी की बात हो रही है कि इधर ये आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये रहेंगे तो व्यापार खत्म हो जाएगा। तो व्यापारी के सामने क्या स्थिति है, क्लियर है या असमंजस में है? चतुर्वेदी जी, अगर व्यापारियों की राय आप जानने का प्रयास करोगे तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा 2014। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी गुजरात से आते हैं, और एक देश के अंदर एक मैसेज जाता है, एक माहौल जाता है कि अब देश बदलेगा, परिवर्तन की तरफ देश जाएगा। और उनकी उन चीजों को लोगों ने अपने दिल में उतार के वोट में तब्दील किया, और 2014 के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2016 की नवंबर के महीने की घटना है। 27 नवंबर का वो दिन था जिस दिन देश के अंदर नोटबंदी जैसा कानून रात्रि 8 बजे देश के अंदर लागू किया गया। अगर सबसे ज्यादा उस कानून से कोई प्रभावित हुआ तो वो सिर्फ व्यापारी समाज था। नोटबंदी के कानून से सबसे ज्यादा व्यापारी समाज प्रभावित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी समाज ने यह भी सोचा कि चलो अगर कोई ऐसा कानून लाया गया है जो देश हित के अंदर हो, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि इससे आतंकवाद घटेगा, इससे देश के अंदर जो आतंकवादी घुस जाते हैं पाकिस्तानी मनी लेके, नकली करेंसी, ये सब चीजें होंगी, काला धन विदेशों से आएगा। तो व्यापारी समाज उसमें प्रधानमंत्री जी की बात को अनुसरण करा, उनके साथ जो है सहमति जताई। और 2017 का जो चुनाव हुआ, लाइन में लगने के बाद भी, नोटबंदी की तमाम जिल्लतें झेलने के बाद भी व्यापारी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करा, और 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब 2017 के बाद जो जीएसटी देश के अंदर लगाई गई, उस जीएसटी के अंदर वो एक तो होता है लगाना, एक होता है थोपना। व्यापारी वर्ग की राय जाने बिना, व्यापारी वर्ग की किसी भी प्रकार की राय को सुने बिना जबरदस्ती तरीके से जिस जीएसटी को कांग्रेस की गवर्नमेंट 2014 से पहले मात्र 18% मैक्सिमम पे ला दी थी, इन्होंने 32% तक वहां पहुंचा दी जीएसटी। 28%, 32% तक जीएसटी पहुंचा दी, और उसे भी व्यापारी वर्ग ने स्वीकार करा, उस घूट को भी पिया जहर के। व्यापारी वर्ग ने इनका साथ देने का काम करा। लेकिन जहां तक व्यापारी वर्ग को सहयोग करने की भावना सरकार के अंदर होनी चाहिए थी, उस भावनाओं में मैं आना चाह रहा हूं। पिछले 2 वर्ष के अंदर तमाम विपत्तियां व्यापारी वर्ग पर आई। एक वैश्विक आपदा आई जिसे कोरोना महामारी कहा जा रहा है, आज भी चल रही है। 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, 20 के अंदर जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो व्यापारी समाज था। 21 के अंदर जो लॉकडाउन लगा, सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ तो व्यापारी समाज था। प्रदेश के अंदर एकमात्र संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल था हमारा संगठन, जिसने ये मांग उठाई कि भाई सरकार के आदेशों पर व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, कम से कम बंद दुकानों का बिजली का बिल तो माफ कर दो, सही बात, मिनिमम चार्ज तो खत्म कर दो। आपने मिनिमम चार्ज भी लेना चालू कर दिया व्यापारियों से, किसी प्रकार की कोई रियायत व्यापारी समाज को आप नहीं दे रहे। इसके अलावा जो व्यापारियों ने लोन ले रखा है, लिमिटें बनवा रखी हैं अपनी, उन लिमिटों पे आपने पेनल्टी लगा दी, ब्याज पे ब्याज लगा दिया। तो कुल मिला के जो दुधारू गायें व्यापारी समाज को समझ रखा है कि इनका जब चाहो तब दूध निकाल लो, ये आहा भी नहीं करेंगी। तो मैं समझ रहा हूं कि अब इन सब चीजों को व्यापारी समाज भी देख रहा है, और क्या व्यापारी समाज को करना है क्या नहीं करना, ये वो धीरे धीरे तय करना है।
5 चरणों में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, 7 चरणों में। इन प्रथम चरण का जो चुनाव अब 10 फरवरी को होना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले हैं, तो हमारी राय मसौदा अपने संगठन के लोगों से चल रहा है। अब देखो क्या रणनीति बनती है, लेकिन व्यापारी समाज के लिए सरकार वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। पंडित जी, एक सवाल ये है कि मैं जहां तक समझ पाया हूं अभी तक आपकी बातों से, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी गलत नीतियों का खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। क्या यही इतनी सी बात है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा किया गया व्यापारियों के साथ जिससे व्यापारी परेशान है वाकई में, या फिर केंद्र की नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, कोरोना, इनकी वजह से परेशान है? देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार की नीतियां अलग होती हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां अलग होती हैं। प्रदेश सरकार का ये चुनाव है, केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है, प्रदेश सरकार का चुनाव है। लेकिन प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, मैं उन पर आपका ध्यान जो आकर्षित करना चाह रहा हूँ बार बार, वो लॉकडाउन से संबंधित है। लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने एक मांग रखी अपने संगठन के द्वारा कि जो लॉकडाउन के अंदर व्यापारी अपनी दुकानों पे बैठा हुआ संक्रमित हुआ और उसके बाद उसका देहांत हो गया, उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते आप लोग? वो भी तो फ्रंटियर वर्कर है, वो भी तो आपको टैक्स पे कर रहा है अपनी, अगर दुकान पे वो बैठा है, जो बिल वो काट रहा है वो आपके पास टैक्स के रूप में जा रहा है, उसको आप क्यों नहीं जो है शहीद का दर्जा देते? व्यापारी समाज के अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों को सरकार के द्वारा कोई रियायत कोई दी जाए, जबकि वो टैक्स पेयर है, जीएसटी का उसके पास वो है। तो इन सब चीजों में प्रदेश सरकार का एक फेलियर रहा कि उन लोगों ने व्यापारियों को अपना बंधुआ मजदूर माना। उन्होंने माना कि इनका कितना ही शोषण करो, कितना ही उत्पीड़न करो, ये कहीं जाने वाले नहीं है। और जो समस्याएं थी व्यापारियों की, हम लोगों ने विभिन्न मांगे उठाई। हमारा ये कहना था कि भाई आप जो अभी हमने 2017 में भी ये मांग उठाई थी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कि सरकार व्यापारियों के लिए एक आयोग की स्थापना करे। आयोग बेसिकली व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा और व्यापारी अपनी आवाज को मजबूती के साथ सरकार तक पहुंचाएगा। अगर डीएम नहीं सुन रहा, कप्तान नहीं सुन रहा व्यापारियों की समस्याओं को, व्यापारी के दिए हुए टैक्सों से सरकार चल रही है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि व्यापारी की समस्याओं को सुने, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करे। दूसरी हम लोगों ने मांग उठाई थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बेसिकली उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का एक केंद्र बिंदु है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में, ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, 78% का राजस्व, 78% राजस्व सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मात्र 22 जिलों से। अब उसके बावजूद भी अगर शोषण उत्पीड़न की बात आती है तो पश्चिम के व्यापारियों की आती है। हाईकोर्ट एक इतना बड़ा मुद्दा है व्यापारियों के लिए वेस्ट यूपी के अंदर कि हाईकोर्ट की स्थापना अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो किसी जनपद में हो, भाई हम नहीं कह रहे मेरठ में करो या आगरा में कर दो, आप सहारनपुर में कर दो, आज मेरठ से पाकिस्तान की जो हाईकोर्ट है वो पास पड़ती है 550 किलोमीटर, 750 किलोमीटर इलाहाबाद जाता व्यापारी अपने व्यापार को छोड़ के, अपनी दुकान पे ताला मार के, अपना हजारों रुपया वहां फूक के, अपना समय फूक के, और उसके बाद वहां का जो वकील है वो पश्चिम के व्यापारी को देखते समझ जाता है लाला आगे ऐसा काटो। तो शोषण आर्थिक रूप से भी, शोषण समय के रूप से भी, और जायज या नाजायज भाई, सरकार का एक नियम है, सरकार का ये नारा भी है कि सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। अब इलाहाबाद जाने के बाद ना तो वो सस्ता रह जाता ना सुलभ रह जाता। तो ये सरकार को हम लोगों ने सुझाव दिया था अपने व्यापार मंडल के बैनर तले कि भाई आप कम से कम हाई कोर्ट के एक बेंच तो वेस्ट यूपी को दे दो। हमारी बार एसोसिएशन भी लगातार उसमें आंदोलन कर रही है, व्यापारियों की भी ये मांग है, किसानों की भी ये मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रियायत नहीं मिली। हम लोगों ने एक ये सुझाव दिया था कि आप जिस तरह सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में आप पढ़ेंगे, जब 2014 में आया चुनावी घोषणा पत्र, उससे पहले आया, कांग्रेस ने भी एक बार ये कहा कि भाई हम देश के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख रुपए तक का। उन्होंने क्या भी, हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन, नोटबंदी, कोरोना और जीएसटी, इन तमाम चीजों से सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग प्रभावित हो व्यापारी है। व्यापारी की कोई रियायत, कोई मदद किसी भी सरकार के द्वारा कोई नहीं की गई, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो। डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार से हम लोगों ने ये मांग रखी कि आप पहले वाले इंजन से पूछ लो या दूसरे वाले इंजन से पूछ लो, आप ये तय कर लो कि व्यापारियों को आप क्या दे रहे हो। इस चुनावी मैनिफेस्टो में अपने में लागू करो, व्यापारियों की समस्याओं को लागू करो। कम से कम 2 लाख रुपए तक का विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिया गया व्यापारियों का कर्जा माफ करने की घोषणा करो, चाहे व्यापारियों ने डूडा से लिया हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लिया हो, क्योंकि जब व्यापार नहीं चलेगा, एक आदमी ने किराए की दुकान ली, उसने नया कारोबार शुरू करा, लोन लिया, कर्जा लिया, अपना मकान, दुकान, बीबी के जेवर बेचे, 5-10 लाख रुपए का एक छोटा सा व्यापार चालू करा, आपने लॉकडाउन लगा दिया 3-4 महीने के लिए,
दुकान मालिक ने कहा भाई मैं नहीं करूंगा किराया खत्म, आधा किराया लूंगा। आपका बिजली का 5 किलोवाट का उसका कनेक्शन है, आप मिनिमम चार्ज ले रहे हो 1000 रुपए महीना, बंद दुकान का भी ले रहे हो, उसके लोन की किस्त चालू है, अगर उसने लोन की किस्त नहीं दी तो पेनल्टी लगा दी आपने। तो शोषण जो हुआ और बंद किसके आदेश पे है? सरकार के। तो दायित्व किसका बनता है? सरकार का। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों पे व्यापारी वर्ग ध्यान दे रहा है। नोट हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस नारे के साथ भी हम लोग चल रहे हैं। और धीरे धीरे जो चीजें होंगी, अब ये 7 चरणों का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो मैं समझ रहा हूँ व्यापारी वर्ग बहुत समझदार है, अपने अच्छे बुरे को समझता है, व्यापार जो करता है वो बहुत बुद्धिजीवी होता है, और बुद्धिजीवी समाज है, अपनी चीजों को समझ रहा है। आने वाला चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारी उसमें निर्णय भी लेंगे, और वो किस भूमिका में आते हैं वो 10 मार्च को पता चलेगा। आशु जी, मैं बात कर रहा हूँ अपोजिशन पार्टी की इस वक्त, समाजवादी पार्टी बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री और बहुत सारी सुविधाएं देने की बात वो लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि भाई कोरोना के दौरान बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई, व्यापारी सड़क पर आ गया, और जो आपने बिल्कुल फैक्ट बात कही वो ये थी कि आज किसी व्यापारी ने व्यापार शुरू किया और कल के दिन आपने लॉकडाउन लगा दिया, कर्जा हुआ और वो बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी जानकारी में भी हैं। जो नई सरकार आ रही है, ये सरकार पहले भी सत्ता में थी, ना हाईकोर्ट बेंच को लेकर इस सरकार की तरफ से कोई गंभीरता दिखाई गई, और न ही और तमाम मुद्दों को लेकर। क्या आपको लग रहा है इस बार आप लोग कामयाब होंगे, व्यापारी वर्ग कामयाब होगा इस पार्टी को ये बताने में कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, और हमें अगर ये नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं? व्यापारियों की रणनीति अभी एक हमारी अपने सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक है 25 जनवरी की, और 25 जनवरी में हम लोग ये निर्णय लेंगे कि हमें करना क्या है। वास्तव में सच्चाई ये है कि व्यापारी वर्ग इस समय बेहद बदहाली से जूझ रहा है। सरकार से जो उम्मीदें होती हैं, क्योंकि सरकार एज ए गार्जियन काम करती है, व्यापारी हर प्रकार का टैक्स देता है, व्यापारी के बिना आप देश की कल्पना नहीं कर सकते। व्यापारी टैक्स के रूप में सरकार को अलग पैसा देता है, इसके अलावा बेरोजगारी दूर करने का काम करता है। अगर मेरे पास एक छोटी सी दुकान है तो कम से कम 2 लड़के काम करते हैं, उन 2 लड़कों को रोजगारी देने का मैं काम करता हूं, उनके परिवार को पालने का काम करता हूं, इसके अलावा सरकार को टैक्स देने का काम करता हूं, तो मैं दोनों चीजों को चला रहा हूं। और इतना सब कुछ करने वाला व्यापारी वर्ग अपने आप में अगर इस तरह से प्रताड़ित होगा, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाके देखो, ऐतिहासिक हैं। आप जिस जनपद में बैठे हैं, मेरठ जनपद, 1857 की क्रांति की भूमि है, शहीद मंगल पांडे की और धन सिंह कोतवाल की। यहाँ का सर्राफा व्यापार एशिया का सबसे बड़ा व्यापार है। मेरठ का स्पोर्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड के अंदर फेमस है। आप अगर बगल में मुरादाबाद चले जाएंगे तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद मशहूर है। मेरठ का कैंची उद्योग बहुत बड़ा मशहूर है। अलीगढ़ का ताला, सहारनपुर का लकड़ी का काम। तो व्यापारी इस क्षेत्र को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो यहाँ का व्यापारी भी अगर नजरअंदाज कर देगा तो ढूंढे नहीं मिलोगे। आपकी बात फैसला कर लिया आप लोगों ने, आपकी बात बहुत जबरदस्त लेने वाले। अब ये फैसला 25 तारीख को होगा। अपने पदाधिकारियों से, अपने साथियों से रणनीति बनाएंगे, और हमें मतलब है व्यापारी जो व्यापारियों को देगा हम उसे देंगे। अब जो व्यापारी से छीनने का काम करेगा तो व्यापारी तो फिर इसके साथ तो नहीं जाएंगे। तो कुछ ना कुछ अच्छा तय हो, और उस अच्छाई में प्रदेश की खुशहाली भी छुपी हुई है, व्यापारियों की खुशहाली भी छुपी हुई है। और चुनाव का ही लोकतंत्र के अंदर एक ऐसा समय आता है, ये हम त्योहार की तरह मनाते हैं, इसको तैयारियां शुरू कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिवाली या ईद की तैयारियां होती है। तो ये जो चुनावी मौसम है, चुनावी त्योहार है, इस चुनावी त्योहार में हर वर्ग अपनी मांगों को मनवाने का काम भी करता है। हम अगर कोई मांग कर रहे हैं वो जायज हो सकती है, नाजायज हो सकती है, लेकिन हम अपने समाज से, अपने जो हमारे जुड़ा हुआ सर्किल है, अपने लोगों के अधिकारों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनसे तो अन्याय नहीं होने देंगे, उनके तो न्याय की ही बात करेंगे कहीं ना कहीं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका भी अदा करेगा। और व्यापारियों की जहां तक बात है तो 25 जनवरी को हमारी बैठक में हम तय करेंगे कि व्यापार मंडल का रुख किस तरफ है। बहुत शुक्रिया। तो पंडित आशु शर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि जो व्यापारी सरकार को टैक्स देता है, जो व्यापारी लोगों को रोजगार देता है, जो व्यापारी
लगातार बलिदान भी दे रहा है, कुर्बानियां भी दे रहा है, उस व्यापारी के हक में एक भी फैसला डबल इंजन की सरकार द्वारा नहीं लिया गया। व्यापारी को प्रताड़ित भी किया गया, परेशान भी किया गया, उसे बदहाली में लाकर खड़ा भी किया गया, उसके बाद भी व्यापारी शांत बैठा हुआ है। लेकिन इस बार चुनाव में व्यापारी शांत नहीं बैठेगा, व्यापारी अपने वोट का असर दिखाएगा, और जब व्यापारी के वोट की चोट पड़ेगी तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाया करती हैं। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम द भारत।